प्यारे बच्चों, आज मैं एक और टॉपिक लेकर के आई हूँ केमिकल, वो करंट के से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें मैं आपको ओम्स लॉ बता रही हूँ। अभी मैंने देखा आपके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, बच्चों ने बहुत सारे व्हाट्सएप भी किया मुझे पर्सनल पे, तो बच्चों को क्वेरी आ रही है ओम्स लॉ से रिलेटेड। मैंने और भी बहुत सारे वीडियो दिए हैं जिसमें रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी से, सर्किट डायग्राम से भी क्वेश्चन दिए मैंने, हीट पे भी दिए हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ और वो टॉपिक है ओम्स लॉ से रिलेटेड। तो अभी हम ओम्स लॉ से रिलेटेड टॉपिक करेंगे और मैंने ये दो डायग्राम बना रखे हैं। ये दोनों डायग्राम भी हम ओम्स लॉ के को प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम दो तीन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहना चाहता है ना। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि अगर हम किसी भी सर्किट में करंट को पास करते हैं तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ता है, और अगर किसी सर्किट में करंट को हम फ्लो करते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो उसमें क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उस ऑब्स्टेकल्स को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल आपको कहूँ कि ओम्स ने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम बात करें, हमने टेम्परेचर को फिक्स रखा है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो, जो करंट फ्लो होगा, करंट का सिंबल क्या होता है? आई। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर के थ्रू आप करंट को फ्लो करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मैं पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है बेटा? V। ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर। फिलहाल मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट ओम्स लॉ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि क्या है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी समझाने के लिए आपके सामने डायग्राम ड्रॉट किए हैं। तो ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या वर्ड यूज किया? मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है करंट, और मैंने यहाँ पे यूज किया है पोटेंशियल डिफरेंस, और मैंने आपसे बात की है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम इन तीनों चीजों को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं करंट का सिंबल क्या होता है? आई होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है। ठीक है, तो I जो है वो V का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें कब प्रोपोर्शनल है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर को फिक्स रखा, हमने किसी सर्किट में फ्लो किया, अभी मैं इस डायग्राम के थ्रू भी आपको बताऊंगी। फिर मान लो मैं यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर लिख रही हूँ। ठीक है बेटा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद अगर आप I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, आप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, सेम ही बात है। अब अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब मान लो कि कोई सर्किट है, लाइक इस सर्किट को ले लो। इस सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कोलाइड करेंगे आपस में। इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है, एटम से कोलाइड कर रहा है, आयन से कोलाइड कर रहा है, तो बहुत सारे कोलाइजन से ना एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, और उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कांस्टेंट होगा। हर वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है ना। तो हर वायर की रेजिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हमने यहाँ कहा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो यहाँ हम प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट के रूप में हम मानते हैं V इज इक्वल टू R इंटू I, और R जो है ना यहाँ पे वो कांस्टेंट है। R यहाँ पे चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? एक फिक्स टेम्परेचर पे हर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन के ट्रेवलिंग को, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है, जो कि रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या देखा कि V जो है वो V इज इक्वल टू आर आई। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, जो कि एक ऑब्स्टेकल्स है। I करंट है, और V। यहाँ से हमने एक और चीज कंक्लूड किया कि V इज इक्वल टू आर आई, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R हो सकता है। V अपॉन I इज इक्वल टू R हो सकता है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि V और I तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और V और I में और क्या रिलेशन है? देखो, V अपॉन I इज इक्वल टू R हो गया, और ये तब अप्लाई होगा रेजिस्टेंस जब V और I के रेशियो को हम कांस्टेंट लेंगे, है ना। लाइक मैंने अभी इसी सेम इक्वेशन को मैं यूज करती हूँ आगे की तरफ।
जस्ट हैव अ लुक। अब जैसे मैंने लिखा कि V अपॉन I इज इक्वल टू आर, ठीक है, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि V जो है, I जो है और V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो I और R में क्या रिलेशन होगा, देख के बताओ। I और R में क्या रिलेशन होगा, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। या तो आप ऐसे लिख सकते हो R इज इक्वल टू 1 अपॉन, या सिंबल दे सकते हो 1 अपॉन I। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं करंट को डबल कर देती हूँ तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो अगर करंट डबल होगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैंने इसके पहले किया था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और अगर मैं बोलूं कि मैं V को डबल कर देती हूँ तो I पे क्या होगा, तो V और I क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर V को डबल करोगे तो I भी डबल हो जाएगी। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि R और I क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि I की वैल्यू बढ़ाओगे तो R की वैल्यू घट जाएगी, R की वैल्यू बढ़ाओगे तो I की वैल्यू घट जाएगी। ये तुम्हारा केस 1 है, ये 1 है, और एक केस 2 है जिसमें V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर V की वैल्यू बढ़ाओगे तो I की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है V अपॉन R पे, कि कितना उसका रेजिस्टेंस है, ये डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अब मान लो एक पतली सी वायर है और एक थिक वायर है, तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा, जो थिन वायर होगी। क्यों रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कोलाइड करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं तो ऑब्स्टेकल्स ज्यादा होंगे, तो जो पतली वायर होगी ना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वही जो थिक वायर होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। चलो हम इसके आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब सेम हियर, अगर मैंने आपको बोला कि रेजिस्टेंस आप कैसे डिफाइन करोगे, अभी तक तो आपको समझ आ गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस क्या है, इसका सिंबल क्या होता है, R। तो रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे, द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू which it opposes the flow of electron, opposes the flow of electron भी लिख सकते हैं या करंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ फिलहाल करंट लिख दे रही हूँ, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, और ये कांस्टेंट होगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो, ठीक है। जैसे एक आप प्रूफ करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि V की वैल्यू 1 है, इफ V इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर है, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू क्या होगी, तो V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होता है, R। तो ये दोनों अगर वैल्यू 1 है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू भी 1 ओम होगी। ये ओमेगा होता है जिसे हम ओम सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया कि अगर किसी सर्किट में वोल्टेज 1 वोल्ट है, करंट भी 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ओके। चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे, न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हमें अपने दिमाग में रखना है V इज इक्वल टू IR, लेकिन इस न्यूमेरिकल को बनाने के पहले दो चीजें हमें और भी समझनी है। पहले हम इस सर्किट को देखते हैं। मैंने यहाँ एक सर्किट बनाया है, सर्किट में मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, देखो इस सर्किट में मैंने एमीटर लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, बैटरी है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ रियोस्टेट लगाया हुआ है। इस सर्किट को ओम्स ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। एक्चुअली ओम ये प्रूव करना चाहते थे कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी बढ़ रहा है, या करंट बढ़ा रहा हूँ तो वोल्टेज भी बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्किट बना दिया, एक रेजिस्टेंस के लिए हमने R दे दिया, और हमने यहाँ एक रियोस्टेट लगा दिया C पॉइंट पे, हमने यहाँ स्विच दे दिया। ओम्स ने क्या किया, जैसे ही उसने स्विच ऑन किया तो करंट धीरे धीरे इस सर्किट में थ्रू रेजिस्टेंस फ्लो होने लगी। फिर यहाँ पे रीडिंग आने लगी एमीटर की और वोल्ट मीटर की। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे इस C पॉइंट पे रियोस्टेट को आगे पीछे करके करंट की वैल्यू को धीरे धीरे
इंक्रीज करना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने करंट की वैल्यू इंक्रीज की, यानी कि जैसे जैसे ए की रीडिंग, करंट की रीडिंग बढ़ती गई, यहाँ वी की रीडिंग भी बढ़ती गई। हर बार उन्होंने करंट की रीडिंग को बढ़ाया और करंट की रीडिंग बढ़ने से वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग बढ़ गई। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करंट को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वो एक एक्टिविटी उन्होंने किया था, एक प्रॉपर सेटअप लगाया था और एक सर्किट के थ्रू उन्होंने इस चीज को प्रूव किया था। उसके अलावा एक और प्रूफ आपने अपने बुक में देखा होगा जिसमें वो ग्राफ के थ्रू उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ वाले भी क्वेश्चन मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन हम करेंगे, बट उसके पहले हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और उस न्यूमेरिकल को हम करेंगे V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूला पे। न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों के और 7 मार्क्स का ये आता है चैप्टर टोटल आपका, तो आप 7 मार्क्स के हिसाब से इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन में लिया है अ वायर कैरी 2 एम्पियर करंट। कितना करंट है? 2 एम्पियर करंट व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, अब मैंने कहा कि इफ द लेंथ इज डबल, अगर मैंने वायर की लेंथ को डबल कर दिया तो क्या होगा? 12 वोल्ट बैटरी है। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, वायर को हमने डबल कर दिया, व्हाट विल बी द न्यू करंट? आपको क्या निकालना है? व्हाट विल बी न्यू करंट, न्यू करंट निकालना है। अब हमें यहाँ पे 2-3 चीजों को समझना है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ देखना है क्या क्या वैल्यू गिवन है। यहाँ पे वैल्यू गिवन है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर और क्या गिवन है? V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे? व्हाट विल बी द न्यू करंट। हमें वापस I निकालना है ना। तो हमारा जो I1 है वो 2 एम्पियर है और V हमारा 12 वोल्ट है। हमें I2 यानी कि नेक्स्ट जो चेंज करंट है वो निकालना है। हमें यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है, ट्रिगर क्या दिया हुआ है कि हमने यहाँ लिखा है कि लेंथ ऑफ वायर इज डबल। वायर की लेंथ को हमने डबल कर दिया। ठीक है, अब अगर हमने वायर की लेंथ को डबल कर दिया तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी वायर की लेंथ पर डिपेंड करती है। अगर वायर बहुत लंबी है तो ऑब्स्टेकल्स ज्यादा होगा, यानी मैंने आपसे कहा था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में कहा है ना कि लेंथ डबल है, तो अगर लेंथ डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि लेंथ जो है अगर वो डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर हम लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर तो भी, या अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब V की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो V की वैल्यू है 12 और I की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। तो आपको R की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओम। 6 ओम आ गई आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि वायर की लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस पे क्या असर हुआ? रेजिस्टेंस भी डबल हो गई। तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अब मैं इसको यहां से मिटा सकती हूँ, ये वाला सर्किट का तो काम हमने कर लिया। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगी, न्यू रेजिस्टेंस वो हो जाएगी 6 इंटू 2, 12 हो जाएगी। 12 ओम हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ के बाद मैं यहाँ कर रही हूँ। अभी मुझे अब करंट निकालना है तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब न्यू करंट निकालना है यानी कि I2 निकालना है। तो I निकालने के लिए आप क्या करोगे? देखो I निकालना है अगर आपको तो आप कौन सा फॉर्मूला निकालोगे? फिर इसको ऊपर नीचे कर दोगे। तो I यूजुअली आपका फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो V अपॉन आर करोगे। V आपका कितना था बेटा? देखो V आपका था 12
और आपका नया रेजिस्टेंस कितना आया 12, तो ये कट के आ गया 1 एम्पियर। तो आप देखो कि पहले केस में आपका एम्पियर कितना था 2, करंट फ्लो कर रहा था ज्यादा, लेकिन जैसे ही आपने वायर को डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल हो गई। तो देखो रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, तो करंट ऐसी। अब अगर आप ऐसे रफली भी देखोगे तो करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट आपका जो है वो घट गया। देखो 1 एम्पियर आंसर आ गया। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हर बार हम V = IR वाले फॉर्मूला पे ही करेंगे, और इसको सॉल्व करते समय हम ये भी देखेंगे कि क्या वो लेंथ को, थिकनेस को चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन है, मान लो मैंने आपको कहा अ 220 वोल्ट सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर्स, एक रेजिस्टर्स के थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया। द करंट इज 4 एम्पियर, करंट हमने दे दिया 4 एम्पियर, ठीक है। और मैंने वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया, एंड वोल्टेज रिड्यूस्ड 110 वोल्ट, व्हाट विल बी न्यू करंट। तो फाइंड न्यू करंट। अभी वापस आप देखोगे कि हम यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगाएंगे V = IR, लेकिन यहाँ पे हमने वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ हमें दिया हुआ है V 220 वोल्ट, और हमें दिया हुआ है I 4 एम्पियर। हमसे पूछ क्या रहे हैं, फाइंड न्यू करंट। हमें निकालना है I, तो I1 तो गिवन है, हमें क्या निकालना है I2, यानी कि न्यू करंट निकालना है। लेकिन अब I2 निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, रेजिस्टेंस R निकालना होगा। तो R = क्या हो जाएगा, V/I। V कितना था 220 और I कितना था 4, ठीक है। अगर आप इसको 4 से काटोगे तो ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 55 एम्पियर, सॉरी 55 ओम। तुम्हारा 55 ओम आ गया, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि न्यू करंट निकालो, तो न्यू करंट आप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, I = V/R। अब आपका V हमने कितना कर दिया 110, ठीक है। तो 110 डिवाइडेड बाई 55, आंसर आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। अब आप देखो आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्या आया। यहाँ देखो आपका पहले करंट कितना था, I 4 एम्पियर था, ठीक है। तो उस समय वोल्टेज कितना था 220। अब देखो वोल्टेज को हमने हाफ कर दिया, 110 मतलब वोल्टेज को हाफ कर दिया। तो आप देखो यहाँ करंट जिसकी वैल्यू 4 एम्पियर थी वो भी तो हाफ हो गई, 2 एम्पियर आ गया ना। तो यहाँ भी ये न्यूमेरिकल भी प्रूफ करता है कि ओम्स लॉ कहता है कि V और I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। आप देखो अगर रेशियो को यहाँ देखो तो 220 डिवाइडेड बाई 4, आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो कितना आएगा 110 और 2, यही आया ना। अगर हमने 110 किया तो करंट कितना आ गया हमारा 2 एम्पियर, ये भी प्रूफ करता है। अब इसके बाद से हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, मैंने आपको कहा 2 रेजिस्टर्स of 10 ohm and 20 ohm are connected separately। मैंने इनको अलग अलग कनेक्टेड सेपरेटली, ठीक है। कनेक्ट जब किया था टू द सेम 6 वोल्ट बैटरी, हमने जो वोल्टेज था वो 6 वोल्ट डाला हुआ था। फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में मुझे करंट फाइंड करना है। तो मैंने आपको R1 की वैल्यू कितनी दे दी 10 और R2 की वैल्यू 20 ओम दे दिया, और मैंने V की वैल्यू कितनी दे दी आपको 6 वोल्ट। हमें निकालना है I, तो क्या करना है, I = क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। I = V/R।
तो पहले केस में हमारा V कितना है 6 वोल्ट, तो दोनों ही केस में है, तो 6 डिवाइडेड 10 तो आ जाएगा 0.6 एम्पियर। और दूसरे केस में अगर आपने निकाला I तो वापस V अपॉन R2 यानी कि 6 अपॉन 20 ये आ जाएगा 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने क्या समझा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा है। अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस कम था 10 ओम था तो करंट 0.6 एम्पियर है, और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो 0.3 एम्पियर है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम हो जाएगा। ये भी ओम्स लॉ को प्रूव करता है। अब हम ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए इस वाले डायग्राम को भी, इस ग्राफ को भी यूज करते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने बहुत सारे इस चैप्टर से भी रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। स्टिल अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट आती है, सर्किट डायग्राम से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। तो अब इस सर्किट डायग्राम को देखो, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है XY ग्राफ, जिसमें मैंने I करंट को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने Y एक्सिस पे रखा है। यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया है 0.5, 1 और 1.5 रेटिंग दे दी है। यहाँ पे मैंने 0.2, 0.4 और 0.6 की रेटिंग दे दी है। अब मान लो कि मैं तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन लेकर के आती हूँ और मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम यहाँ पे प्रूफ करो, ओम्स लॉ को प्रूफ करना है मुझे इस ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि भैया मैंने ये आपके सिचुएशन डाल दिया और मैंने कहा फाइंड VI रेशियो। मैंने आपको कहा फाइंड VI रेशियो व्हेन अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैंने आपको दे दी, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 1.6 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको V अपॉन I की रेशियो निकालनी है। ठीक है, अब देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में देखो। अब इस ग्राफ को देख करके तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर I बढ़ रहा है तो V की वैल्यू भी बढ़ रही है, इधर V की वैल्यू भी बढ़ रही है और ये भी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो ओम्स ने ये बताया था ना कि V अपॉन I की रेशियो सेम होगी, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे तुमसे कहा कि तुम V अपॉन I की रेशियो निकाल करके दिखाओ, है ना। तो ग्राफ स्ट्रेट है तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I होता है। कोई दिक्कत, V इज इक्वल टू आई आर कर लो, V इज इक्वल टू आई आर कर लो या R इज इक्वल टू V अपॉन I कर लो, सब एक ही है, बस हमने फॉर्मूला को आगे पीछे किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हम R की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो R की वैल्यू में देखो कि हमने रेजिस्टेंस और उसके निकालने के लिए हमने V का रेंज कितना लिया है 1.5 और I का रेंज हमने लिया हुआ है 0.6। तो V के लिए हम रखेंगे 1.5 और I के लिए हम रखेंगे 0.6। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.5 ओम। गॉट इट। तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई 2.5। अब हर केस में हम निकालते हैं अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 0.8 रखा तो। ठीक है, तो चलो निकालते हैं केस 1 में। तो कैलकुलेट करते हैं V अपॉन I इन ईच केस। तो केस 1 मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ। केस 1 के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो R इज इक्वल टू V अपॉन I है हमारा। ठीक है, ओके, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की वैल्यू हमने पहले केस में कितनी ली है, V की वैल्यू हमने 0.8 ली हुई है। ठीक है, और हमारे पास I की वैल्यू कितनी है बताओ। हमने यहाँ V अपॉन I किया, V की वैल्यू हम 8 ले रहे हैं। एक सेकेंड रुको, V अपॉन I इज इक्वल टू R हमने लिया है ना, और V की वैल्यू हम यहाँ पे 0.8 ले रहे हैं और I की वैल्यू हमारी कितनी है, R इज इक्वल टू V अपॉन I किया हुआ है। तो हमें यहाँ I निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास R की वैल्यू तो है ही। तो पहले हम इसको ऐसे निकालते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू R है हमारा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, कोई दिक्कत। अब I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। V की वैल्यू हमारी कितनी है, V की वैल्यू हमारी 0.8 है और R की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2.5। तो कितनी आ गई हमारी, देखो 0.32 एम्पियर, है ना। I की वैल्यू इतनी आ गई। अब फिर हम यहाँ से
V अपॉन I का रेशियो निकाला है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे I नहीं है, इस क्वेश्चन में I नहीं है, तो हमने I निकाला। तो I की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पे हमने I इज इक्वल टू इतना निकाल दिया। तो अब V अपॉन I कितना हो जाएगा, देखो V अपॉन I इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी थी 0.8 और I की वैल्यू कितनी आई है 0.32, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5। ये वाले आंसर को आप टेबल में रखोगे अपने समझने के लिए। ये केस 1 है, ठीक है, केस 1 है, हमारा V अपॉन I का रेशियो आ गया 2.5 वोल्ट। अब फिर मैं दूसरा केस है हमारा 1.2 वोल्ट का, तो 1.2 वोल्ट का निकालते हैं। अब 1.2 वोल्ट के लिए निकालो, सेम इसी तरह से निकालोगे। अब V अपॉन I केस 2 के लिए निकालो, V अपॉन I इज इक्वल टू R, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R 0.8 इंटू कितना था तुम्हारा 1 वोल्ट, तुम्हारा कितना था 1.2 था, तो यू विल टेक 1.2 और R तुम्हारा कितना आया था 2.5, तो 2.5 दैट बिकम 0.48 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे I तुम्हारा आ गया 0.448 एम्पियर। अब तुमको V अपॉन I की रेशियो निकालनी है, तो हमने यहाँ पे V की वैल्यू कितनी दी थी तुम्हें 1.2, तो 1.2 डिवाइडेड बाई 0.48 कितना आ गया तुम्हारा आंसर, देखो फिर से आ गया 2.5। ये भी तुम सर्कल कर लो जैसे हमने यहाँ सर्कल किया है। देखो इस केस में भी, केस 2 में भी हमारा आ गया। अब केस 3 में हमने 1.6 लिया था, चलो उसको यहाँ करते हैं। 1.6 लिया था, सेम हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। V अपॉन I इज इक्वल टू R, I इज इक्वल टू V अपॉन R करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास केस हमने क्या दिया है 1.6 अपॉन 2.5, तो ये भी हमारा अगर हम सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 0.64, ठीक है, 64 एम्पियर, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ से V अपॉन I का रेशियो निकालेंगे, तो V की वैल्यू हमने कितनी ली है यहाँ पे, देखो V की वैल्यू हमने ली है 1.6 और I हमारा कितना आ गया 0.64। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वापस तुम्हारा 2.5 ओम आ जाएगा। तो हर बार हमने क्या देखा कि V अपॉन I की रेशियो सेम आ रही है, ठीक है। समझ आया कि कैसे कर रही हूँ, V अपॉन I करा मैंने और यहाँ से मैंने I की वैल्यू निकाल ली, जो I की वैल्यू आई वहां से मैंने V अपॉन I का कांस्टेंट निकाल लिया। हर बार मैंने किया और हर बार मेरा रेशियो 2.5 ओम आया। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी। ये हमारे कुछ कॉमन टॉपिक थे। आई थिंक तुम्हें ये टॉपिक बहुत हद तक समझ आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में यू कैन शेयर योर डाउट्स, तो फिर मैं उससे आगे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। टिल देन बाय ऑल।